अमेरिकी राष्ट्रपति अपने व्यापारिक भागीदारों को लेकर के चाइना पहुंच जाते हैं। सवाल के अंदर एक सवाल छुप जाता है और वो ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ना खुलवा पाना और अपने साथ व्यापारियों को भरकर चाइना ले जाना कहीं एक बड़ा संदेश तो नहीं देता। संदेश इस बात का कि अब असल मायने में दलाल पाकिस्तान बिचौलिया नहीं बचा। यह सवाल इसलिए जब भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान पर दलाल शब्द इस्तेमाल करते हैं तो बहुत से लोग उस बात पर प्रतिक्रिया देते हैं कि यह शोभा नहीं दिया, लेकिन उन्होंने विद एविडेंस यह बात सिद्ध करी कि इसने हमेशा जब भी अपनी कोई आवश्यकता की पूर्ति की है तो उसके बदले कुछ लिया है। हाल ही में ट्रंप के प्रभाव से आईएमएफ ने लगभग $1.25 बिलियन का लोन आईएमएफ से पाकिस्तान को दिलवाया है, यानी दलाली की फीस जारी है। लेकिन यहां तक बात पहुंचते पहुंचते है कि ईरान और अमेरिका के बीच में कोई समझौता नहीं हो पाया। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद वार्ता के नाम पर तमाम प्रयास तो किए, लेकिन वो प्रयास निष्फल निकले। इन तमाम प्रयासों के बीच में ट्रंप और ट्रंप का कैबिनेट और अपने सारे सहयोगियों को लेकर के उनकी चीन की यात्रा कई सारे सवाल अपने साथ लेकर खड़े होती है। जिस ट्रंप ने पिछले साल पूरी तरह दुनिया में टैरिफ किंग बनने का नाम उजागर किया कि मैं ट्रंप नहीं टैरिफ किंग हूं, मुझे आवश्यकता नहीं है, चाइना को मेरी आवश्यकता है, और इस काम को करने के लिए उन्होंने हाईएस्ट टैरिफ चाइना पर इंपोज किए। चाइना ने प्रॉपर तरीके से उनका सामना किया और उन सामने को करते करते ट्रंप को मजबूर कर दिया कि आपको जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी जरूर हम बनाकर देंगे कि हमारी जरूरत पड़ेगी। पड़े भी क्यों ना, आज इतने प्रतिबंधों के बावजूद ईरान से सबसे अधिक तेल खरीदने वाले देशों में चाइना ही तो है। अरागची की चाइना की यात्रा अपने आप में कई सारे सवाल रखती है। अब ट्रंप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितना अच्छे से रेड कारपेट वेलकम करवा रहे हैं। ना केवल रेड कारपेट वेलकम हो रहा है, बल्कि चाइनीज संस्कृति की तारीफ करते ट्रंप दिखाई दे रहे हैं। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उन्हें प्यार से समझा रहे हैं कि हमारा कोएग्जिस्ट करना मायने रखता है, प्रतिद्वंदी होना नहीं। वर्ष 2017 के बाद 2026 में 9 साल बाद अमेरिकी राष्ट्रपति की चीन यात्रा मजबूरी में है या फिर जरूरत में है? पाकिस्तान क्योंकि पिछले 1 साल से आप देख रहे हैं कि एक तरह का जो आसिफ मुनीर कर रहे हैं, और ट्रंप को क्या चाहिए, उसको अपनी ईगो बूस्ट करने के लिए कोई एक ऐसा आदमी चाहिए जो उनकी बढ़ाई करे, जो उनके सामने बिल्कुल बिछ जाए। नहीं तो पाकिस्तान का वजूद क्या है? इकॉनमी नीचे गई हुई है, बलूचिस्तान जल रहा है, केपीके जल रहा है, इंटरनल स्ट्राइफ इतनी ज़्यादा है, इकॉनमी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, और वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे चाइना और यूएसए के बीच में। अब एक ये मौका आ गया क्योंकि ट्रंप ने थोड़ा सा बढ़ाया था, चाहे वो ऑयल डील लगी, चाहे उनको अपने बिटकॉइन का थोड़ा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लगी, चाहे उसमें उनको जो बलूचिस्तान में कोई पोर्ट देने की बात हुई, या उनको ऐसा लगा कि मैं कोई रेयर अर्थ एलिमेंट्स बलूचिस्तान से निकाल के यूएसए दे दूंगा, तो उन्होंने वो रोल प्ले शुरू किया। और इस बीच ये हो गई 28 फरवरी। इसे क्या व्यापारिक समझदारी नहीं कह सकते कि आसिम मुनीर ने एक अच्छे व्यापारी का रोल प्ले किया? बहुत अच्छा, मैं तभी तो बोल रहा हूँ कि उनको जो मल्टीपल हैट्स वो वेयर कर रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ी हैट ये बिजनेसमैन की भी है। आपने देखा होगा कि कौन फील्ड मार्शल ऐसे ट्रे में सजा के और ऐसे अपने वो रेयर अर्थ दिखाए उनको, और ट्रंप उसको ऐसे देख रहे हैं और ऐसे उनको बैक स्लैबिंग कर रहे हैं, वो दिखाता है कि वो बिल्कुल बिछे पड़े हैं उनके लिए। तो पाकिस्तान का वजूद हमने तो कभी मीडिएटर का भी नहीं रखा, लेकिन ट्रंप ने जो उछाला उसको हमेशा एक मीडिएशन करने में, तो और उसमें भी न्यूट्रलिटी भी अभी शक हुआ क्योंकि उनके जहाज नूर खान में देखे गए, ये सीबीएस की रिपोर्ट है। अब उन्होंने शिया, एक तरफ तो शिया क्लेरिक्स को बोला कि अगर आप खमैनी की डेथ पे यहाँ पर दंगे करेंगे तो आप ईरान चले जाइए। दूसरी तरफ उनको ये डर था कि अगर बूट्स ऑन ग्राउंड के लिए अमेरिका, क्योंकि अफगानिस्तान में उनको वो बेस नहीं दे पाए जो वो लेना चाहते थे, बगराम एयरवेज लेना चाह रहे थे, कि अगर ईरान पे हमला करना पड़ा और हमको इस रूट से जाना पड़ा तो हमको बेस चाहिए। तो वो दोनों तरफ से एक बैलेंसिंग एक्ट करने की वो कोशिश कर रहे थे। लेकिन क्योंकि 906 किलोमीटर का एक बॉर्डर है ईरान और पाकिस्तान का, क्योंकि 2024 के बाद जो स्कर्मिश हुई थी जिसमें गोलाबारी हुई थी दोनों के बीच में, उसके बाद से थोड़ी सी शांति थी, क्योंकि उन्होंने एक हार्ड स्टैंस दिखाया अफगानिस्तान के साथ और एक ऐसा फेक नैरेटिव फैलाया जिससे उन्होंने बोला कि उनको ऑप सिंदूर में जीत हुई है। तो एक तरह से जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस थी
पाकिस्तान में उससे उभारने के लिए ट्रंप ने उनको एक मौका दे दिया। मतलब एक रिश्वत के बदले उनको सम्मान दे दिया गया कि तुमने रिश्वत दी, हम तुम्हें सम्मान देंगे। रिश्वत चाहिए कह लीजिए, चाहे वो IMF का लोन कह दीजिए, आपने खुद बोला कि अभी 1.25 बिलियन मिले, चाहे वो डॉलर्स, क्योंकि अब वो पेमेंट मांगेंगे कि अगर मैं ISF इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बन के गाजा जाऊंगा तो मैं पैसे लूंगा, अगर मैं डिफेंस पैक्ट सऊदी अरेबिया में वहां अपने 9,000 ट्रुप्स भेजूंगा, अपनी एयरफोर्स भेजूंगा या अपने पायलट्स भेजूंगा तो मैं पैसे लूंगा। तो ये इस तरह से आपने देखो, ये बिचौलिया नहीं, उनको चाहिए पैसा, और उनको एक वर्ल्ड मैप में आने की एक रिकग्निशन जो मिली वो ट्रंप की वजह से मिल गई, जो कि एक ट्रेडर की तरह ठीक है पाकिस्तान को दे। आएंगे हम इस सवाल पर दोबारा। ट्रंप की चूंकि बात हुई और सर ने एक बात बहुत अच्छे से उठाई कि ट्रंप के व्यक्तित्व को आसिफ मुनीर पहचान गए कि व्यक्ति तारीफ पसंद व्यक्ति है, ये आत्ममुग्ध व्यक्ति है। अगर मैं और ज्यादा बोलूं कि इनको आप कहो कि आप नोबेल पीस के विजेता हैं तो आप हैं, वो बिलीव करने लगते हैं। क्योंकि आपने अपनी पुस्तक में पूरी ट्रंप के ऊपर, अगर मैं सही हूं तो लगभग पेजेस गिनूं 750 पेज की पुस्तक लिख दी है। क्या आपने इनके इस व्यक्तित्व को डिकोड किया कि अल्टीमेटली उन्हें इस तरह से तो कोई भी फूल बना सकता है? क्या ऐसी स्थिति नहीं है कि ट्रंप आप महान हो एक बढ़िया सी आरती लिख करके जिंगल बजवा देते हैं? मतलब ट्रंप इतने बेवकूफ हैं कि उन्हें कोई भी इस तरह से चढ़ाएगा कि आप महान हो, वो चढ़ जाएंगे। शहबाज शरीफ खुश होकर के कहेंगे सर नहीं नहीं, आप नोबेल पीस के बिल्कुल कंटेंडर हैं, आपको मिलना चाहिए, और वो इस बात को यकीन में मान लेंगे कि तुम बहुत सही आदमी हो। क्या उन्हें यह नजर नहीं आता कि भारत जैसी अर्थव्यवस्था बगल में खड़ी है, वो किसका साथ देकर क्या हो रहे हैं, क्या पा रहे हैं? आज व्यापारियों को लेकर के चाइना पहुंचते हैं, खुद की अपनी बड़ी जीत दिखाते हैं। उन व्यापारियों को पाकिस्तान की नहीं भारत की जरूरत है, वो भारत के कंपैरिजन में पाकिस्तान को विश्व पटल पर लेकर चलते हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? कपल ऑफ थिंग्स। वन, मैं ये कहूंगा, और एक होता है नो दाई एनिमी इन अ सेंस, और नो एनीवन। तो हमें पाकिस्तान को समझना चाहिए पाकिस्तान क्या कर रहा है, जिस जनरल सामने भी कहा। मुनीर ने मेरे विचार से एक स्मार्ट गेम खेली है। ये केवल शब्द नहीं है कि फ्लैटरी करी। जब ट्रंप इलेक्ट हुआ और ऑफिस लिया 20 जनवरी को, उसी के 5 दिन के अंदर पाकिस्तान की ISI ने और इन्होंने जो काबुल ब्लास्ट में जो अमेरिकन मरीन्स मारे गए थे, उसका जो नंबर 1 अक्यूज था, उसको पकड़ के अमेरिका को भिजवा दिया। ट्रंप ने जब अपनी पहली स्पीच दी, आई थिंक 6 या 7 दिन बाद, उसमें उसने कहा आई थैंक पाकिस्तान कि इन्होंने उस ISI टेररिस्ट को हमें हैंड ओवर कर दिया है। इन्होंने शुरुआत वहां से करी। सेकेंड, जो क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही है, ट्रंप ने 6 महीने पहले इलेक्शन से क्रिप्टो में इसको इतना पोटेंशियल दिखता है, जिसमें ट्रंप है, इसका बेटा है, दोनों एरिक और डॉन, छोटा बेटा भी है, बैरन भी है, और स्टीव विटकॉफ जो इसका पार्टनर, रियल एस्टेट, बडी, गोल्फिंग और हर जगह अब तो है। स्टीव विटकॉफ का बेटा जैक, वो भी पार्टनर है उस कंपनी में जिसका नाम है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल। पाकिस्तान ने उस कंपनी के आसपास घूम घमा करके अपने नेटवर्क निकाले। बेनांस एक और क्रिप्टो एक्सचेंज था, उसका एक फाउंडर था जिसकी भी अलग कहानी है। उसके थ्रू इन्होंने उस कंपनी के साथ नेटवर्क बनाया। एंड ऑलमोस्ट जब पहलगाम हुआ या उससे पहले की बात है, अबू धाबी में एक बड़ी क्रिप्टो करेंसी कॉन्फ्रेंस होनी थी, जिसमें एरिक ट्रंप डायरेक्ट आया अबू धाबी, बट स्टीव विटकॉफ पाकिस्तान गया। पाकिस्तान ने एक एजेंसी बनाई, पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल, और उसे इनवाइट किया गया कि आप हमें क्रिप्टो में एडवाइस कीजिए, हाउ टू क्रिएट अ क्रिप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान। स्टीव विटकॉफ आया वहां पर। वो पहली बार हुआ कि उसको मुनीर से मीटिंग करवाई गई, शहबाज शरीफ से कराई गई, पूरा रेड कारपेट ले कर दिया गया। उसमें हुआ कि पाकिस्तान क्रिप्टो को, डिजिटल एसेट्स को अपनी अप्रूव करेगी रेगुलेटरी मैकेनिज्म से। उसमें उनको ज़्यादा कुछ कमाई नहीं हुई। एक कंसल्टिंग सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, प्री पेमेंट करीब $20 मिलियन का, पर वो एक एंट्री बन गई। ये बात है, पहली खेप चली गई, है ना। देन नेक्स्ट जो इन्होंने स्टेप किया, जब ये जून में गए जो व्हाइट हाउस में, तो वो एंट्री मिल गई थ्रू द विटकॉफ फैमिली। ओके, और पहले इन्होंने उसको एहसान कर दिया कि हमने तेरे को पकड़ के एक अर्ली विन दे दी तेरे को, जो टेररिस्ट था अलकायदा या जिसका भी, तालिबान का। अब जब ये जून में गए, जो सर ने भी बात हुई मेंशन करी, वहां इन्होंने कॉन्क्रीट ऑफर दी कि गाजा में आपको स्टेबलाइजेशन फोर्स चाहिए, मुस्लिम नेशन, मैं देता हूं, मेरी बैटल हार्डर आर्मी है। ट्रंप ने बोला वाह, ये तो मुझे चाहिए, दे रहा है। 1 सेकेंड, अगेन एज जनरल मेंशन, इन्होंने उनको ऑफर किया
कि ईरान से, अच्छा उस समय गाजा वॉज हॉट, गाजा को सॉल्व करना था, इसलिए इन्होंने ऑफर दिया। देन हमारा 800-900 किलोमीटर का बॉर्डर ईरान से, अगर आप चाहें तो अमेरिकन एजेंट्स, मोसाद एजेंट्स, यहाँ से हम अंदर जाने देंगे, पैसा भेजो, वेपन्स भेजो, इंसर्जेंसी कराओ ईरान में, हम साइड कर लेंगे। और अगर जरूरत भी पड़ी तो हम देख सकते हैं कि अपने सोल्जर्स खड़े कर देंगे वहां पर। ये इन्होंने स्टेप बाय स्टेप कल्टीवेट कर, उसके बाद ये रेयर अर्थ मटेरियल्स ऑफर कर दिए, इत्यादि कर दिया। अब जहां तक बात है ईरान के साथ बिचौलिया, हमें याद रखना चाहिए 1981 जो तेहरान में एम्बेसी अमेरिकन को बंधक बनाए गए थे, तब से ईरान और अमेरिका के डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है। पिछले 45 सालों से ईरान का जो डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट है, क्योंकि अमेरिका में वीजा नॉर्मल चीजों के लिए, वो पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर है वो सेक्शन, इरानियन इंटरेस्ट सेक्शन। उसका जो चीफ है वो ईरानियन होता है, बट उसको पाकिस्तान की एम्बेसी की जो अगर गाड़ी है तो उस एम्बेसी की गाड़ी का नंबर है। तो पाकिस्तान की एम्बेसी के अंदर इरानियन इंटरेस्ट सेक्शन है पिछले 45 साल से। ये मैसेजेस कन्वे करते हैं, बट वो रूटीन डिप्लोमेटिक टाइप। तो पाकिस्तान के ईरान के साथ काफी अच्छे वर्किंग, आप कहेंगे डिप्लोमेटिक सेंस में रिलेशंस है। अमेरिका की एम्बेसी भी नहीं है तेहरान में, अमेरिका के इंटरेस्ट जो स्विट्जरलैंड की एम्बेसी है तेहरान में वो हैंडल करती है। तो पाकिस्तान लंबे समय से ईरान का वो एक चैनल है कम्युनिकेशन का। बट बैक टू मुनीर एंड ऑल, और उसके बाद फिर ये हुआ जो ऑपरेशन सिंदूर वापस आई, उसमें नोबेल प्राइज क्या दिया। तो केवल बात ये नहीं है कि आप फ्लैटरी करके किसी को यहां बैठ के ताली बजा के कर दो, इन्होंने कॉन्क्रीट गोटियां खेली हैं। पाकिस्तान केवल दलाल नहीं है, ओके, दलाल जैसे भी कहें नेगेटिव में नहीं, मतलब पाकिस्तान मतलब दोनों साइड्स को ब्रिज भी कर रहा है, पर पाकिस्तान खुद भी प्लेयर है इस खेल में। तो केवल दलाल नहीं है, केवल दलाल नहीं, हाँ एग्जैक्टली, केवल दलाल नहीं है, खुद इटसेल्फ इज अ प्लेयर पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान हैज सम पीसेस। ये उसका एक्चुअली स्ट्रेटेजिकल लोकेशन ऐसा है, एग्जैक्टली, क्योंकि वो बिल्कुल अफगानिस्तान के किनारे। एग्जैक्टली, यही पॉइंट है। आई थिंक सर पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री में अपनी ज्योग्राफी को लीवरेज किए है। अफगानिस्तान में जो हुआ, ओके, सोवियत यूनियन 1980s में उनको निकालने के लिए तब भी ठीक है मैं मदद करता हूं, मुझे पैसे दो मैं मदद कर देता हूं। अभी जो तालिबान के खिलाफ चल रहा था या अमेरिकन गवर्नमेंट थी, नेटो की सारी सप्लाईज कराची से जाए, मुझे आप वो दो। पाकिस्तान चाइना के साथ भी क्या इसका खास स्पेशल एक है, अमंग्स अदर थिंग्स चाइना को गोदार पोर्ट मिला है, जो चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर है, और चाइना के लिए कॉरिडोर और ये पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वी कैन गो इनटू दैट लेटर। तो पाकिस्तान ने अपनी, और ये एक इनफैक्ट एक कमजोरी भी रही है पाकिस्तान की, वो अपनी ज्योग्राफी को लेवरेज करता रहा, पैसे इधर उधर, और इंडिया के खिलाफ आतंक का उसको ऑब्सेशन है वो करता रहा। तो उनकी एलीट जिसकी बात हो रही है उसका तो काम अच्छा खासा चल रहा है ना, और जो उनकी आर्मी जो बिजनेस है, फौजी फाउंडेशन पाकिस्तान की जो फौजी फाउंडेशन है वो सिनेमा हॉल्स चलाती है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, रियल एस्टेट कंपनीज हैं, बिस्किट बनाती है। फौजी फाउंडेशन करीब 25 से 30 बिलियन डॉलर साल का टर्नओवर है। इनफैक्ट आईएमएफ की एक ये कंडीशन थी जब पाकिस्तान को बेल आउट का पैकेज चल रहा था 1 साल पहले, फौजी फाउंडेशन कोई टैक्स नहीं देती है, ओके। तो उनकी एक कंडीशन ये भी थी कि फौजी फाउंडेशन को तुम टैक्स करवाओ, तो अगर 30 बिलियन डॉलर का वो एनुअल टर्नओवर कर रही है, तो अगर 15% भी टैक्स हुआ, 30 बिलियन का कितना हो गया, 4 बिलियन डॉलर तो यहां आ गया। पर वो फौजी फाउंडेशन बिल्कुल नहीं एग्री करते। आईएमएफ ये भी प्रेशर कर रही थी उनको लोन के लिए कि तुम अपना डिफेंस का बजट कम करो, बड़ा प्रेशर आ गया था बीच में पाकिस्तान के ऊपर, पर वो उस मामले से निकल गया, वही वंस अगेन ज्योग्राफी को लीवरेज करते हुए, ये करते हुए, वो करते हुए। तो और ये आयरनी रही है, तभी पाकिस्तान ने अपने देश के अंदर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी इकोनॉमी, उन्होंने, पाकिस्तान अभी भी एक तरह का फ्यूडल स्टेट ही चल रहा है। कोई लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुए, कोई इस तरह के एजुकेशनल रिफॉर्म्स नहीं हुए, उनकी एलीट को जरूरत ही नहीं पड़ी, उनका काम चल रहा है अच्छा खासा, वो अपनी रॉयल्टी में रह रहे हैं, ये वो बाकी लोग काम कर रहे हैं, नो मैन्युफैक्चरिंग, नो इंफ्रास्ट्रक्चर। और इन्होंने तीसरी चीज करी पाकिस्तान ने सर्वाइव करने को, एक तो पैसा कमाया ज्योग्राफी की लीवरेज को, दूसरा इन्होंने करा अपनी प्रॉपर्टीज। ये शुरू हुई बात 2004 या 2005 में, इनके कौन फाइनेंस मिनिस्टर थे मैं भूल गया, उसने इनोवेशन करी, फाइनेंशियल इनोवेशन, यू टीच फाइनेंस राइट। उसने क्या करा शुरू की, मॉर्गेज कर दो,
हाँ, तो जो इनकी टॉल रोड्स हैं, जितनी टॉल रोड्स है ना इस्लामाबाद की, GCC उनका जो टॉल रोड है उसको मॉर्गेज करके लोन लिया। स्टेडियम तक मॉर्गेज है। स्टेडियम नहीं, पाकिस्तान रेडियो, जैसे हमारा ऑल इंडिया रेडियो, पाकिस्तान रेडियो के करीब 60 लोकेशंस हैं देश भर में। अभी रेडियो स्टेशन की कुछ तो बिल्डिंग होगी ना, वो 60 की 60 मॉर्गेज्ड। तो वो एक इन्होंने अलग रास्ता ढूंढा अपने कैश फ्लो को मैनेज करने शायद को। एयरलाइंस भी इनकी मॉर्गेज एयरलाइंस दे वांट अ प्राइवेट प्लेयर दे कराची पोर्ट की अभी बात चल रही थी, उसका नॉर्थ एंड साउथ दो पोर्शन है। एक इनकी डिस्कशन चल रही थी दुबई पोर्ट्स के साथ कि अब ये आ गए कि बेचना ही पड़ेगा, या दुबई वाले अब कह रहे हैं कि बॉस वी आर नॉट हैप्पी ओनली विद द मॉर्गेज, अब हम कंट्रोल चाहते हैं इक्विटी। तो वो उनकी इस समय चल रही है। तो कराची पोर्ट्स, इनके एयरपोर्ट्स, इनकी टॉल रोड्स, पाकिस्तान रेडियो एज वी आर सेइंग, तो जो भी स्टेट के एसेट्स हैं, इनकी टेलीकॉम कंपनीज, हाँ, दुनिया गिरवी रखी। इन्होंने उनको गिरवी मॉर्गेज कर रखा है, इन्होंने अपना ज़मीर मॉर्गेज कर रखा है। डिस्कशन का जो हमारा उद्देश्य भी है वो ये कि आप अलग अलग व्यू पॉइंट समझें। इस उद्देश्य में हम कोई मुर्गा लड़ाने यहाँ नहीं बैठे हैं, आपके पास अलग अलग पर्सपेक्टिव पहुंचे। यहाँ जो भी हमारे साथ पैनलिस्ट हैं उनको भी आपको ये बताने का उद्देश्य है कि आप एक और नजरिया साथ लेकर चलें जब भी किसी बात को सुने। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई होगी। अगर आई हो तो अपनी राय और हमारे लिए आपकी शुभकामनाएं कमेंट बॉक्स में लिखकर प्रेषित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।